Hello students, in this video we will continue further with liquid solutions. So till now we have seen Raoult's law, we have seen how do you apply Raoult's law to the mixture of two immiscible liquids. फिर हमने ये भी देखा कि when you have two miscible liquids, how do you apply Raoult's law, correct? Now, before I go on to the further next concept, let's talk about one more thing, that is basically Raoult's law जो होता है वो ideal solutions के लिए ही apply होता है. आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है मैंने आपको बताया. मान लो ए एंड बी, यू हैव अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, तो ए इंटरैक्शंस एंड बी इंटरैक्शंस जो होता है दोज आर सिमिलर टू ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो सिमिलर टू योर ए बी इंटरैक्शंस. तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है आइडियल मिक्सचर, ओके, और आइडियल सॉल्यूशन. नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन एंड देन वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इट इज given to you that benzene and toluene nearly form ideal solutions. Example, benzene and toluene form ideal solutions. ठीक है. अच्छा, अब दोनों के मोल फ्रैक्शन, दोनों का प्योर वेपर प्रेशर पता है. प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज गिवन टू यू एज 100 mm of Hg and pure vapor pressure of toluene is given to you as 30 mm of Hg. ठीक है. अच्छा, लिक्विड मिक्सचर जो है बेसिकली ये जो लिक्विड है इट हैज 3 moles of toluene and it has 2 moles of benzene. ठीक है, ये इतनी चीजें जो है ये हमें पता है. ओके, अब क्या फाइंड आउट करना है? 3-4 चीजें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट द टोटल प्रेशर, ओके, टोटल वेपर प्रेशर. सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल फाइंड आउट इज पी टोटल. हमें ये पता है पी टोटल कैसे निकाला जाएगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोल्यूइन. Now मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के कितने मोल्स है 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने मोल्स है 5 इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 100. मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन 3/5 इनटू 30. So 200/5 this becomes equal to 40. 90/5 this becomes equal to 18. So ये हो जाएगा 58 mm of Hg. This would be your total pressure, okay, total vapor pressure. Next, now we have to find out the composition of the first trace of vapor. Composition of first trace of vapor. Okay. नाउ वेपर कंपोजिशन आपको फाइंड आउट करना है. वेपर कंपोजिशन अगर जो आपको फाइंड आउट करना है तो आपको वाई ए और वाई बी बेसिकली वो आपको फाइंड आउट करना होगा. अब वाई ए एंड वाई बी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो हमें उसके लिए पहले पी ए एंड पी बी. सो बेसिकली वी विल हैव टू फाइंड आउट द वेपर प्रेशर और ड्यू टू बेंजीन, वेपर प्रेशर ड्यू टू बेंजीन हमें फाइंड आउट करना होगा. वेपर प्रेशर ड्यू टू बेंजीन इज XB इंटू पी नॉट बी एंड XB इंटू पी नॉट बी आपको 40 आएगा. सिमिलरली आपको वेपर प्रेशर ड्यू टू टोल्यूइन फाइंड आउट करना होगा. दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन लिक्विड फेस इंटू पी नॉट टी एंड इसकी वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 18. अब आपको क्या चाहिए, आपको वेपर फेस कंपोजिशन चाहिए. नाउ व्हेन आई से वेपर फेस कंपोजिशन मतलब YB एंड YT. सो YB इज इक्वल टू your total vapor pressure due to benzene divided by total vapor pressure. Vapor pressure due to benzene is 40, total vapor pressure is 58. So this will be 20/29. Similarly अगर जो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन चाहिए इन वेपर फेज, तो टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा वेपर फेज में. वेपर प्रेशर ड्यू टू टोल्यूइन अपॉन टोटल वेपर प्रेशर. अच्छा, दिस इज टोटल. Due to toluene it is 18, total vapor pressure is 58, so this is 9/29.
सो ये हो जाएंगे इनके मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज. दीज आर द मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके. नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो लिक्विड के ऊपर आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, ये पी एक्सटर्नल आप रेड्यूस करते जा रहे हो. हाँ, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, आप जैसे ही पी एक्सटर्नल रिड्यूस करते जाओगे, ये जो लिक्विड है, ये और लिक्विड जो है वो वेपराइज होता जाएगा. लिक्विड विल कीप ऑन वेपराइजिंग. ये लिक्विड जो है ये वेपराइज होता जाएगा ना. इस तरह से ये धीरे 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 ये वेपराइज होता जाएगा. फाइनली क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सारा का सारा लिक्विड जो है वो वेपराइज हो जाएगा. ओके. So now what you have to find out is at what pressure does the last trace of liquid disappear. Okay, let me write that over here. Now when I say at what pressure does the last trace of liquid disappear, मतलब अब almost liquid आपका disappear हो चुका है, तो सारा का सारा liquid जो है वो vaporize हो चुका है. So let's say these are benzene molecules. Okay, and let's say these are toluene molecules. Now when they are saying last trace of liquid disappears, which means almost entire liquid has vaporized. So entire liquid has vaporized. तो जो toluene के initially 3 moles liquid state में थे, अब ये 3 moles जो होंगे वो vapor state में होंगे. So if this is your toluene, I can say number of moles in vapor state is equal to 3. एंड ये बेंजीन है. ओके. नंबर ऑफ मोल्स इन वेपर स्टेट इज इक्वल टू 2. सो बेंजीन के पहले जितने सारे मोल्स लिक्विड स्टेट में थे वो सारे वेपराइज हो चुके हैं ना, क्योंकि वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड. ट्रेस मतलब बस आखिरी ड्रॉप लिक्विड का बचा हुआ है. तो विच मीन्स बाकी सारा जो लिक्विड था वो वेपराइज हो चुका है. तो लिक्विड के अंदर जो भी आपके मोल्स प्रेजेंट थे अब वो सारे के सारे मोल्स वेपर स्टेट में चले गए हैं. सो नाउ आई नो द मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट. मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट कितना है? सो दिस इज लेट्स से फॉर benzene it is equal to 2 divided by total moles in vapor phase, that is 5. and mole fraction in toluene in vapor phase, toluene के moles अब vapor phase में 3 है, total number of moles are 5. so you can see that initially जो liquid phase का mole fraction था अब वो vapor phase का mole fraction हो चुका है. ओके. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो चीज है वो किस प्रेशर पे होती है. नाउ सो व्हेन दिस हैपेंस, व्हाट इज योर टोटल वेपर प्रेशर? वो वेपर प्रेशर कितना होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था ना, 1 अपॉन टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू YA डिवाइडेड बाय P0A प्लस YB डिवाइडेड बाय P0B. आपको याद है, आप लोग अगर जो प्रीवियस लेक्चर के नोट्स चेक करोगे, दिस इज व्हाट वी हैड डिराइव्ड. सो P टोटल हमारे केस में इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय P0B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलविन डिवाइडेड बाय P0T. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 2/5. P0B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन आपको दिया हुआ है 100 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलविन इज 3/5. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलविन आपको जो दिया हुआ है दैट इज गिवन टू यू एज 30. ओके. So if I solve this, what will I get? 1 upon P, this is equal to 2/500 plus 3/150. Okay. Sorry. Now therefore this will become equal to 1/P is equal to ये 1500, 3 2s are 6 plus 10 3s are 30. So 1/P is equal to 36/1500. So आपका ये जो प्रेशर होगा that will be equal to 1500/36. Okay. Now 1500/36 अगर जो आप करते हो आप 6 से, so this will be equal to 250/6 mm of Hg.
इसकी वैल्यू अगर जो आप निकालोगे तो ये कितनी आएगी, 6 4 ज़ा 24, 10, 6 1 ज़ा 40 mm ऑफ Hg। सो आप देखो कि जब पहला ड्रॉप वेपराइज होता है, जब पहला ड्रॉप वेपराइज होता है तो आपका वेपर प्रेशर 58 mm ऑफ Hg था। एंड फिर हम लोग वेपर प्रेशर को, हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करते गए ताकि और लिक्विड वेपराइज होता जाए। एंड बाय द टाइम आपको अगर जो सारे लिक्विड को वेपराइज करना हो तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर इतना होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो योर वेपर प्रेशर। सो व्हेन योर एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू दिस, द लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड विल ऑल्सो डिसअपियर। ये आपको आया समझ में, ये हमने कैसे किया लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड के लिए। ओके, अब अगर जो आपको पूछा जाए कि ये जो लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड है, ये जो लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड है, इसका मोल यहां पे कंपोजिशन क्या होगा। सो वी नीड टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड। कंपोजिशन ऑफ लास्ट trace of liquid. Okay, now when I say composition of last trace of liquid, तो basically हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूएन इन लिक्विड फेस। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। अभी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए आपको याद है हमने ये YA एंड XA एंड YB एंड XB में हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट की थी। वो रिलेशनशिप क्या थी, इफ यू लुक एट इट, ओके, वो रिलेशनशिप ऐसी थी, हम लोग ऐसे दिखते थे ना, YA इज इक्वल टू PA अपॉन P टोटल एंड PA वॉज इक्वल टू XA इंटू P नॉट A अपॉन P टोटल। सो अगर जो आपको YA चाहिए, नहीं आपको XA चाहिए, तो XA वुड बी इक्वल टू YA इंटू P टोटल डिवाइडेड बाय P नॉट A, करेक्ट। सो दैट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन चाहिए इन लिक्विड फेस, सो दिस इज YB इंटू टोटल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। YB आपको पता है दैट इज 2/5, राइट, दिस इज 2/5। अच्छा, टोटल वेपर प्रेशर आपको पता है दैट इज 250/6, ओके, डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको 100, ओके। सो 252 ज़ा 500, 500 अपॉन 500/100, सो ये 1/6 आ जाएगा। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेस। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूएन क्या होगा, सीधा 1 माइनस 1/6 करोगे, सो दिस इज 5/6। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज करके भी निकालता है। सो दिस इज YT इंटू टोटल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्यूएन। YT आपको दिया हुआ है 3/5, टोटल वेपर प्रेशर इज 250/6। अच्छा, प्योर टॉल्यूएन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 30, ओके, तो 3 1 ज़ा 3, 25, ये आपको 5/6 आ जाएगा। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इस क्वेश्चन को ना वापस और एक बार देखो कि हमने धीरे धीरे ये चीज को कैसे किया हुआ है, हाउ हैव वी डन दिस। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड फिर इसको यूज करके अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। फाइन, अब हम लोग थियोरी में आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ प्रीवियसली हम लोगों ने प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन फेज डायग्राम देखा हुआ है। अब हम लोग जो देखेंगे वी विल लुक एट समथिंग कॉल्ड एज टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन फेज डायग्राम। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। सो लेट्स से वी हैव अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, ये लिक्विड 1 है एंड मान लो ये लिक्विड 2 है, ठीक है, दिस इज योर लिक्विड 2, ओके। So it is basically combination of two liquids A and B. Let's say A is more volatile and B is less volatile. Okay, when I say A is more volatile, it means it can easily evaporate.
if it can easily evaporate, it can easily vaporize. So I can say that इसके लिए जो boiling point होगा, so boiling point of A will be this. And because it is more volatile, obviously I can say इसका जो vapor pressure होगा P naught A is more. ठीक है. Similarly, B जो है it is less volatile. Less volatile तो P naught B will be less. ओके एंड आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा दिस बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर. ओके नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम. मतलब डायग्राम के फॉर्म में ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. ओके नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो व्हाट आई हैव ड्रॉन इज टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर डायग्राम. ओके सो पहले बी के लिए बनाते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. लेट से ये इसका वेपर प्रेशर इतना है, तो ये ग्राफ जो होगा हमने देखा ये ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग होता है. अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो बी का जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा. दिस इज फॉर बी. ओके नाउ ए जो है ए इज मोर वोलेटाइल. तो ए के केस में वी नो दैट वेपर प्रेशर इज मोर. सो एट एनी टेम्परेचर द ग्राफ फॉर ए वुड बी हायर. ओके ऐसा ग्राफ होगा. ओके दिस इज फॉर ए. नाउ अब मान लो कि आपके पास इन दोनों का मिक्सचर है. अगर जो आपके पास इन दोनों का मिक्सचर है तो क्या होगा कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. अगर जो मिक्सचर के अंदर ए का कंपोजिशन ज्यादा है तो आपका जो रिजल्टेंट कर्व होगा वो ए के ज्यादा पास में होगा. समझ में आया? सो दिस इज mixture which is rich in A. हाँ इससे क्या फर्क पड़ता है. मान लो ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर है P एक्सटर्नल. ओके तो अब बॉइलिंग पॉइंट्स देखो. A का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये है. दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A. लेट मी राइट इट एज T नॉट A. ये जो है दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, दैट इज टी नॉट बी. एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर टी नॉट 1. लेट मी राइट इट एज 1. ओके नाउ यहां पे हमने कहा है कि मिक्सचर इज रिच इन ए. नाउ लेट्स से इफ मिक्सचर इज रिच इन बी. Now if mixture is rich in B क्या हो जाएगा कि आपका जो ग्राफ होगा वो वेपर प्रेशर का ग्राफ वो ऐसा ज्यादा B की तरफ होगा. दिस इज मिक्सचर रिच इन B. when the mixture is rich in B आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो यही होगा ना जब एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल होता है. सो यू कैन सी दैट दिस इज T नॉट 2. So you can see that when the mixture has a less volatile component, मतलब mixture is rich in B and B is less volatile, तो आपका boiling point ज्यादा होगा. If the mixture is rich in a more volatile component, मान लो ये जो mixture it is rich in more volatile component, तो उस केस में आपका जो boiling point होगा that boiling point will be relatively less. So this is what I can say. If mixture is rich in less volatile component then ये less volatile component है ना, वेपराइज नहीं होगा आराम से, then boiling point will be higher. Point is higher. ठीक है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट बॉइलिंग पॉइंट वुड बी हायर. सिमिलरली इफ द मिक्सचर इज रिच इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लोअर होगा. योर बॉइलिंग पॉइंट वुड बी लोअर. ओके नाउ इफ आई गिव यू अ ग्राफ, मान लो मैं आपको ग्राफ ऐसे देता हूं. ओके यू हैव कंपोजिशन versus we have composition versus
boiling point graph. Okay, let's say you have no in this case हम लोग XA प्लॉट कर रहे हैं. Okay, so this is composition of A. ठीक है. Now this point represents XA equal to 0, so only B is present. Is present. And यहाँ पे you have XA equal to 1, so only A is present. ठीक है ना. हमें ये पता है कि A is more volatile. हम लोग इसी एग्जांपल को नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं. So if A is more volatile, I can say if mixture is rich in more volatile component, if mixture is rich in, then boiling point is lower. Okay, so जब मान लो only B was present, तो B का जो boiling point था that was T naught B. आप ये देखो कि B का जो boiling point था that was T naught B. अब धीरे धीरे आप A का कंपोजिशन अगर जो बढ़ाओगे, आप A ऐड करते जाओगे, तो आप A ऐड करते जाओगे तो क्या होगा, A is more volatile. If A is more volatile, if a mixture is rich in more volatile component, boiling point is lower. मतलब जैसे जैसे आप A ऐड करते जाओगे, आपका ये जो boiling point है वो इस तरह से शिफ्ट होना स्टार्ट करेगा. So now I can say this. Okay. So as you keep adding A, finally what will happen is let's say this is T naught A. तो ये आपका ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा. This is how your graph would be. Okay. ये आपको आया समझ में? So what it means is it plots boiling point of the mixture. ये mixture का boiling point है with the composition of A. जैसे जैसे आप A का अमाउंट बढ़ाते जाओगे, आपका जो boiling point है वो कम होता जाएगा because A is more volatile. यहाँ पे I'm writing A is more volatile. I hope you have understood this. ये जो चीज है ये आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. ठीक है. ओके. ये जो कर्व है इसको हम लोग कहते हैं ना लिक्विड कंपोजिशन कर्व. इसको आप बबल पॉइंट कर्व भी कह सकते हो. What does this tell you? It gives you the boiling point of the mixture. So अगर जो आपका टेम्परेचर इस बॉइलिंग पॉइंट से कम है, मान लो कि आपका मोल फ्रैक्शन कुछ है, लेट्स से द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज लेट्स से XA is 0.7 एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लेट्स से ये है. लेट्स से ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, दिस बॉइलिंग पॉइंट इज लेट्स से 80 डिग्री सेल्सियस. तो अगर जो 80 डिग्री सेल्सियस से अगर जो आपका टेम्परेचर कम है, मान लो आप लिक्विड को हीट कर रहे हो एंड उसका टेम्परेचर अगर जो 80 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो लिक्विड बॉईल ही नहीं होगा. समझ में आया आपको? लिक्विड को बॉईल होने के लिए आपको कम से कम टेम्परेचर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वहां तक तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा. सो आई कैन से कि इस कर्व के नीचे वाला जो रीजन है, दिस एंटायर रीजन, यहां पे भी ओनली हैव लिक्विड, ओनली लिक्विड इज प्रेजेंट. Only liquid is present. So if your temperature is less than the boiling point, only liquid is present. Okay, this is boiling point. अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, आप 80 डिग्रीज को टच कर जाओगे, 80 डिग्रीज को टच कर जाओगे, तो इस पॉइंट पे फर्स्ट वेपर बबल वुड बी फॉर्म्ड. सो यहां पे first bubble is formed. Okay. Now इसका वेपर कंपोजिशन अगर जो आप ग्राफ बनाते हो तो इसका ऐसा होगा. ये लिक्विड कंपोजिशन वाला है, दिस इज वेपर कंपोजिशन ग्राफ.
ओके, एंड ये जो वेपर कंपोजिशन ग्राफ है, दिस इज योर ड्यू पॉइंट कर्व. ओके, नाउ व्हाट वुड हैपन एज यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये जो बीच वाला आपका रीजन है, दिस रीजन, ये यहां पे वेपर और लिक्विड दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे. सो दिस रीजन रिप्रेजेंट्स वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम. ओके, अच्छा, अब धीरे 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 धीरे, सो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वाई ए. ओके, ये वाला जो ग्राफ है, इट रिप्रेजेंट्स वेपर कंपोजिशन, जिसके लिए हम लोग वाई ए ये यूज करता है. अब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो वेपर का कंपोजिशन जो है बढ़ता जाएगा. इवेंचुअली आप यहां पे पहुंचोगे, यहां पे दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स कि जहां पे द लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड ऑल्सो गेट्स वेपराइज्ड. सो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो यहां पे लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड गेट्स वेपराइज्ड. ठीक है, एंड इसके ऊपर अगर जो आप जाओगे तो इसके ऊपर अब फिर लिक्विड बचा ही नहीं होगा. इस रीजन में ओनली वेपर इज प्रेजेंट. इन दिस रीजन ओनली वेपर इज प्रेजेंट. अच्छा, नाउ व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन अगर जो आप आपका एक्सटर्नल प्रेशर, जब आप ये ग्राफ प्लॉट करते हो टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन, so when you are plotting this graph, what we are doing is we are keeping pressure constant. Pressure is kept constant. Okay, but मान लो कि अगर जो आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, इफ यू इंक्रीज योर एक्सटर्नल प्रेशर, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन? अब आप देखो, आप अगर जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करोगे तो पहले जो ए का बॉइलिंग पॉइंट इतना था, अब ए का ही बॉइलिंग पॉइंट इतना इंक्रीज हो जाएगा. मिक्सचर का भी इंक्रीज होगा, इसका भी इंक्रीज होगा, इसका भी इंक्रीज होगा. तो सबके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे. सबके बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो आपका जो पहले पी नॉट बी यहां पे था ये ऊपर चला जाएगा, पी नॉट ए यहां पे था ये ऊपर चला जाएगा. तो सारा का सारा कर्व जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. सो नाउ आई कैन राइट दिस. If pressure is increased, if external pressure is increased, then entire curve shifts upwards, entire graph shifts upwards. ठीक है, एंड इसका वाइस वर्सा, इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज डिक्रीज्ड, एंटायर ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स. ओके, नाउ इसी चीज को ना, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें डिस्टिलेशन में यूज की जाती है. अब डिस्टिलेशन क्या होता है? सो लेट्स से, लेट्स से यू हैव ए एंड बी. ओके, A and B का you have a mixture. A and B. Let's say A is more volatile and B is less volatile. ठीक है. नाउ क्या होता है कि आप मान लो कि इनिशियली इस मिक्सचर के अंदर A का जो मोल फ्रैक्शन है, दिस इज जस्ट 0.1, एंड बी का जो मोल फ्रैक्शन है, दिस इज 0.9. ओके, अब ना आपको प्योर ए चाहिए. यू वांट प्योर ए, और यू वांट बेसिकली अ मिक्सचर विच इज रिच इन ए. अभी ये मिक्सचर जो है इट इज रिच इन बी, राइट? तो आप क्या करते हो? आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हो. आप हीट करना स्टार्ट करोगे तो ये वेपराइज होना स्टार्ट होगा. ये वेपराइज होना स्टार्ट होगा तो ए इज मोर वोलेटाइल. तो ए का जो कंपोजिशन है इन वेपर फेज विल बी मोर देन 0.1. सो लेट्स से इट इज 0.3, एंड बी इज लेस वोलेटाइल. तो बी का जो कंपोजिशन इन वेपर फेज है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू लिक्विड फेज. तो ये 0.7 हो जाएगा. ये आपका वेपर है, इसको हम लोग कहते हैं, इस वेपर को
what we do is we collect it separately and we condense it. So ये जो वेपर है, इस वेपर को हम लोग जब कंडेंस करते हैं तो इसको कहा जाता है कंडेंसेट. ओके, और डिस्टिलेट. ओके, एंड ये जो है, ये जो यहां पे बच जाता है, इसको कहा जाता है रेसिड्यू. दिस इज रेसिड्यू. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन इज, अब ए ज्यादा वेपराइज हो चुका है, तो ए ज्यादा वेपराइज हो चुका है तो लिक्विड फेज में ए और कम बचेगा. तो पहले डिस्टिलेशन स्टेप के बाद रेसिड्यू के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल रिड्यूस मच मोर. समझ में आया? क्योंकि ए तो ज्यादा वेपराइज हो गया क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल था, एंड बी जो है वो कम वोलेटाइल था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल इंक्रीज. एंड ये जो आपका डिस्टिलेट है, इस डिस्टिलेट के अंदर क्या होगा? इस डिस्टिलेट के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.3. अब ये लिक्विड है ना, तो लेट मी राइट दिस एज XA will be 0.3 एंड सॉरी ये YB था, एंड अब ये XB will be 0.7. ठीक है. सो ये जो वेपर फेज कंपोजिशंस थे, बिकॉज आपने इसको कंडेंस कर दिया, दीज वुड बिकम योर लिक्विड फेज कंपोजिशंस. अब आप इसको वापस हीट करो. आप वापस हीट करो तो क्या होगा? ए जो है विच इज मोर वोलेटाइल, तो ए का मोल YA विल नाउ बिकम मोर देन 0.3, लेट्स से 0.5 हो जाएगा. एंड ये जो आपका XB है, इसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में रिलेटिवली कम हो जाएगा. सो 0.7 से ये कम हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 0.5. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग मान रहे हैं ए इज मोर वोलेटाइल. वापस इन वेपर्स को आप अलग से कलेक्ट करो और एक डिस्टिलेशन करो. सो यहां पे इनके लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शंस है वो क्या होंगे? XA 0.5, XB 0.5. आप इसको वापस वेपराइज करोगे तो यहां पे जो आपको वेपर्स मिलेंगे, ये वेपर्स दे विल बी मोर रिच इन ए. सो अब आपका YA शायद हो जाएगा 0.7 एंड YB कम हो जाएगा 0.5 के कंपैरिजन में, तो ये 0.3 हो जाएगा. ओके, नाउ इस तरह से, सो इफ यू सी इनिशियली XA एंड XB ऐसा था कि A was 0.1, B was 0.9, एंड नाउ यू कैन से A has become 0.7. और ऐसे 2-3 स्टेप्स करोगे तो फाइनली यू विल गेट अ कंडेंसेट विच इज रिच इन A. ठीक है, फाइन. आई विल स्टॉप ओवर हियर. ओके, चलो बाय एवरीवन.